गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट थर्ड के क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी CUET में आया हुआ है और अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मेटालर्जी का एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, आपने इसको 12th में नहीं पढ़ा है, तो हर बच्चे इस वीडियो लेक्चर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करना ताकि हर क्वेश्चन की कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है समझिए। ऑटो रिडक्शन होता है कि एक बार रिएक्शन प्रोसीड कर गया तो अपने आप फर्दर टेकिंग प्लेस होता रहेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप रिडक्शन हो जाएगा उसका। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर हो गया, और अपने आप होगी यहाँ से। तो ये जो होता है ऑटो रिडक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा कॉपर के केस में। किसके केस में? कॉपर के केस में। कब? जब आप कॉपर सल्फाइड लेंगे। क्या लेंगे? कॉपर सल्फाइड, Cu2S। कॉपर सल्फाइड कॉपर का ओर्स होता है। ठीक है, ये लेंगे आप। इसकी सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, याद रखिएगा, कॉपर के केस में आपको ऑटो रिडक्शन देखने को मिलेगा। पहली बात समझ में आ गई। अब ये ऑटो रिडक्शन में होता क्या कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, देखिए हम बात कर लेते हैं स्टेप 1। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, कॉपर सल्फाइड लेते हैं, Cu2S लेते हैं, और इसकी क्या करवा देते हैं हम, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं हम, इसकी ऑक्सीडेशन, मतलब O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अब देखिए आराम से इसकी रिएक्शन कैसे होगी। ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर, ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेगा यहाँ से, SO2 बाहर निकल जाएगा गैसेस फॉर्म में। और दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से Cu2O। बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये बैलेंसिंग का पार्ट अलग है। और दूसरा क्या बन जाता है, यहाँ से Cu2O बन जाता है। ठीक है, कॉपर के ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर है। ये जो कॉपर का ऑक्साइड बना, यही आ जाता है स्टेप सेकेंड में। अब ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, यही आ जाता है सेकेंड स्टेप में। क्या आ गया यहाँ से, Cu2O। और जो आपने और लिए थे कॉपर का, क्या लिया था बताओ तो, क्या लिया था तुमने क्या लिया था शुरू में, कॉपर के और क्या था हमारे पास, कॉपर सल्फाइड। ये फर्दर इसी कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन कर जाता है। ये Cu2O कॉपर का जो ऑक्साइड है, ये जो है, जो यहाँ पर बना स्टेप फर्स्ट में, वो स्टेप सेकेंड में फर्दर अपने ओर्स के साथ Cu2O के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है यहाँ से, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से ये सल्फर और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो क्या हो गया, SO2 यहाँ पर भी रिलीज हो जाता है और यहाँ पर बच जाता है आपका प्योर कॉपर। ये जो कॉपर है ये यहाँ पर बच गया सॉलिड के फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप देखिए कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टिंग भी बोलते हैं। रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करवा दिया। ठीक है, रोस्टिंग करवाया, सल्फाइड और की रोस्टिंग, जो सल्फाइड और है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया। यही कॉपर का ऑक्साइड आ गया हमारा स्टेप सेकेंड में। और फर्दर जो ओर था हमारे पास कॉपर के सल्फाइड के, जो कॉपर सल्फाइड जो ओर था, उसी के साथ रिएक्शन कर गया और यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। चेक करें ना आप, यहाँ से किसको रिमूव कर दिया, कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था इसको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर गया। सल्फर ने इसको लेके भाग गया यहाँ से, तो कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन। और ये रिडक्शन कैसे हुआ, ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिडक्शन किया, किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, Cu2S के साथ, जो पहला स्टेप में हमने और के अकॉर्डिंग लिया था। क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ रिडक्शन।
तो सेल्फ रिडक्शन मतलब ऑटो रिडक्शन कौन शो करता है? कॉपर के सल्फाइड वाला कंपाउंड शो करता है। कॉपर सल्फाइड ऑटो रिडक्शन शो करता है। तो कहा क्या होगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शन नंबर डी, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड। ये हाफ फॉर्म नहीं ले रहे, हाफ 3 ये सब नहीं रहे, ये सब बैलेंसिंग का पार्ट है। हम सिर्फ आपको यहाँ पर इसके प्रोसीजर समझा रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड क्या शो करेगा? ऑटो रिडक्शन शो करेगा। स्टेप 2 में देखिए ना, स्टेप 2 में कॉपर ऑक्साइड Cu2O और कॉपर सल्फाइड Cu2S ऑटो रिडक्शन शो कर रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द मेन रिएक्शन occurring in the blast furnace during the extraction of iron from hematite ore। ठीक है, मतलब ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है आप देखना, ये मैं इसे सिंपल सा समझा के बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरह से हमारा होता है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है बच्चा, ये ब्लास्ट फर्नेस होता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ से क्या इस तरह से होता है। तो इस ब्लास्ट फर्नेस को हम हीट करते हैं। यहाँ पर क्या हम पुट करते हैं? ऑक्सीजन पुट करवाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को इन करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन आप देख लेना, बना लेना डायग्राम। ये सब डायग्राम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं? ओर डालते हैं। क्या डालते हैं? यहाँ से ओर डालते हैं। ठीक है, अब देखिए किसका ओर डालते हैं? ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन डालते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलता है? स्लैग बाहर निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ से स्लैग। और यहाँ पर इस ब्लास्ट फर्ने के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब समझिए क्या होता है यहाँ पर, वो समझते हैं। सबसे पहली बात, जो आयरन का ओर होता है, ओर ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। ओर ऑफ आयरन, तो आयरन के मेनली 2 ओर्स हैं। एक होता है हमारे पास हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है स्पेलिंग देख लेना, HAE हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। और दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये 2 ओर्स होते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये हो गया आयरन के 2 ओर्स हो गए। ओर्स मतलब इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं इजिली एंड प्रॉफिटेबली। ठीक है, उसी को हम ओर बोलते हैं। तो ये ओर हो गए आयरन का। क्लियर हो गया? 2 ओर क्लियर हो गया। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो रिएक्शन होता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहीं से चेक कर लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में क्या जाए, यहीं से चेक करते हैं। देखिए ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पहला दिया हुआ है FeO + SiO2 FeSiO3। तो ये रिएक्शन नहीं होता है। होता है क्या ब्लास्ट फर्नेस के अंदर? पहला पार्ट यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? SiO2 के साथ, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। तो ये बना लेता है CaSiO3 बना लेता है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट देख लेना, नाम तो हमें नहीं याद है, शायद कैल्शियम सिलिकेट ही बोलते हैं। और ये होता है, इसको हम बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं? स्लैग, जो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये जो इम्प्योरिटीज होते हैं, ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बेसिक नेचर का होता है, जो किस नेचर का होता है? बेसिक। और इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, ये किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो बेसिक एसिड, इसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो बेसिक ऑक्साइड फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? स्लैग बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये था हमारे पास, ये यहाँ देखिए, इसके थ्रू क्या बाहर निकल जाता है? यहाँ से स्लैग बाहर निकल जाता है। लिक्विड होता है तो यहाँ पर स्लैग बाहर हो जाता है और यहाँ पर आयरन जमा हो जाता है। यहाँ पर आयरन जमा हो जाता है क्योंकि आयरन की डेंसिटी थोड़ा कम होता है और स्लैग भारी होता है, तो वो नीचे इस तरह से यहाँ से बाहर निकल लेता है। ठीक है, यहाँ पर आयरन रहता है, यहाँ पर मोल्टेन फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो ये तो रिएक्शन यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ना कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है? Fe2O2 दिखा आपको? Fe2O2 Fe2O2 तो हम लेते हैं नहीं, कहीं लेते हैं जी Fe2O2? हम क्या लेते हैं बताइए तो? या तो हम लेंगे Fe2O3 या तो लेंगे Fe3O4, यही ना लेंगे। अब हेमेटाइट है तो Fe2O3 लेंगे। तो यहाँ दे रखा है Fe2O2, ये तो होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? थर्ड देखिए
क्या दे रखा है Fe2O3, ये तो सही है, और कार्बन के साथ देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं Fe2O3 तो लेते हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस में होता है, साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कार्बन, कार्बन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? कार्बन दिया हुआ है, इसकी वजह से ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात है, देखिए लास्ट पॉइंट, FeS, हमने तो FeS लिया नहीं, आयरन सल्फाइड तो कहीं ले ही नहीं रहे हम, FeS तो कहीं ले ही नहीं रहे, तो ये वाला भी रिएक्शन यहाँ पर है, कभी कहीं ले रहे हैं FeS, देखो तो कहीं है FeS, कहीं नहीं है, तो ये वाला भी रिएक्शन FeS की वजह से यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर हुआ? और ये SO2 गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता है कभी भी, तो ये FeS नहीं लेते, मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नन, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस, नन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। क्लियर हो गया? क्यों नहीं हुआ, सब कुछ मैंने वन बाय वन आपको समझा दिया, राइट? क्लियर हो रहा है? समझना, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक एक पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर एटम। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स क्या होता है बच्चा? ऑक्सो एसिड होता है एक, क्या होता है? ऑक्सो एसिड। तो सबसे पहली बात देखिए कि ऑक्सो एसिड बोलते किसको है? जब आपका हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड हो? O के साथ, मतलब यहाँ पर OH प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये सल्फर ये ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी किसके साथ आ जाए? किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ, Ca लिख देते हैं यहाँ पर, Ca सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सो एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होता है? जो H+ रिलीज करता है, ये यहाँ से H+ दे देगा, H+ दे देगा, जिसको एसिड बोलेंगे। ऑक्सो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो इसलिए बोलते हैं हम ऑक्सो एसिड। HCl देखिए ये भी आपका एक एसिड है, क्योंकि ये H+ देता है, तो ये भी एक एसिड है, लेकिन ये ऑक्सो एसिड नहीं है, ये ऑक्सो एसिड नहीं है। क्यों नहीं है ऑक्सो एसिड? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर हो गया ना? ये प्रोटिक एसिड है, ये क्या है हमारा? प्रोटिक एसिड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है। H+ को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटिक एसिड। समझ रहे ना हमारी बात? ध्यान से समझते जाइए। तो हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड हम सल्फर की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स, ये सब भी होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सल्फर का। तो सल्फर में पहला क्या दिया हुआ है? ध्यान देखिए, तो पहला दिया हुआ है H2SO4, H2SO4। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। तो सल्फर को यहाँ पर बीच में रखते हैं, ठीक है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, तो जो ग्रुप जिस ग्रुप में बिलोंग करता है वो एलिमेंट, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रुप 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको आप नोट डाउन करिए। ऑक्सीजन कितना है? 4 है ना। तो चारों ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बना दिया। अब कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दो, क्लियर, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया, क्लियर। अब 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन आप इस ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन तो सिंगल ही बॉन्ड बना रहा है ना, सिंगल ही बॉन्ड बना रहा है, जबकि मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन आपको हमेशा क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा आपको क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्ट्रक्चर होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, क्लियर। अब आप देखिए सल्फर के पास कोई लोन पेयर बचा? अरे बच्चा सल्फर के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 6, 2 इसमें चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, तो कोई लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं। तो नो लोन पेयर, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, सब यूज्ड हो गया है बॉन्ड बनाने में। क्लियर हो गया? दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा होता है H2SO3, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? देखिए सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, यहाँ पे सल्फर दे देते हैं, क्लियर हो गया।
सल्फर। अब इसके साथ सबसे पहले क्या करिए, लोन पेयर सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। तो इस तरह से हमने दिखा दिया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 इसके क्या दिखा देते हैं, 6 जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से दिखा दिया। 6 लोन पेयर सॉरी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। अब कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या कीजिए, आप डबल बॉन्ड में डाल दो यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड में डाल दिया ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो गए बॉन्ड बनाने में। अब क्या बच गया यहाँ पर, 2 एक ही ऑक्सीजन यूज हुआ, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 3। तो एक ऑक्सीजन को ऐसे यूज कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। क्लियर हो गया यहाँ से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि अभी कितना बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। जिसके साथ किसको ऐड कर देते हैं हम, हाइड्रोजन को, और इसके साथ किसको ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 का स्ट्रक्चर है। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो है इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फ्यूरस एसिड में एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दिस इज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कहोगे सर ये क्यों नहीं हुआ डी, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये क्लियर हो गया सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। आ जाओ डी का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं फास्ट, और बी सी जो है, सी आप खुद बनाओगे, डी में बना के दिखाता हूँ। क्या दिया हुआ है, H2SO7 है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है बताओ, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। सल्फर के पास कितने, 2 सल्फर है। तो यहाँ पर एक सल्फर, यहाँ पर एक सल्फर लगा दिया। ठीक है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सर 6 होते हैं ना, ये तो बार बार समझा रहे हैं हम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 6 होते हैं, तो लगा दिया 6। अब आ जाओ क्या करते हैं हम, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 7 है। तो 7 ऑक्सीजन को अरेंज करना है, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे दे दो। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट हो गया। एक ऑक्सीजन को ऊपर लगा दिए, तो पता ही हमें लगाना ही होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 2 ऑक्सीजन को लगाना ही है। ये तो लगा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ऑक्सीजन को नीचे भी लगा दो, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, यूज्ड हो जाएगा यहाँ पर। 2 ऑक्सीजन को नीचे लगा दिया, क्लियर हो गया। तो ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो गए, ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यूज्ड हो गया यहाँ पर किसके साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने के साथ। क्लियर हो गया। अब आप देखिए, अभी आपके पास कितना ऑक्सीजन यूज्ड हो चुका है, 1 2 3 4, 3 और बचे। तो एक यहाँ पर लगा दो, क्लियर हो गया, एक यहाँ पे लगा दो। कितना ऑक्सीजन यूज्ड अप हुआ चेक करें, यहाँ पर 1 2 3 और 4 ऊपर है, 4 3 7 हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपके पास 2, तो 2 हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में चला गया ना, जबकि सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसके साथ किसको जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को। तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन अपना सिंगल बॉन्ड पूरा कर लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सल्फर भी अपनी, ऑक्सीजन भी अपनी डबल बॉन्ड इस तरह से पूरा कर ले। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, H2SO7 का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गया। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से। तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे कि सल्फर का सभी इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसके पास भी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि सब यूज्ड अप हो चुके हैं। तो इसमें भी कोई, अब ये आप स्ट्रक्चर H2SO8 ये आप खुद बनाओगे स्ट्रक्चर। यहाँ पर सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन को डाल देना, बाकी जो भी प्रोसेस है वो एकदम सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया ना, वो सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका H2SO8 का स्ट्रक्चर। किसका ये, H2SO8। ये मैंने फास्ट आपको समझा दिया, बना लेना इस तरह से। यहाँ पर भी सल्फर के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया स्ट्रक्चर बनाना घर पे बैठ के। ओके बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इन द गिवन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Cl2। क्या दिया हुआ बच्चा, यहाँ पर Cl2 दिया हुआ है, और इसकी रिएक्शन करवा दी गई। किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवाया गया है बच्चा
देख लो यहाँ पर NaOH किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। और ये NaOH कैसा है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कैसा लिया गया है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो पूछता है क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अब समझिए इसके दो केस बनते हैं, यहाँ तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड दिया गया है ना, एक और केस बनता है, क्या बनता है वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Cl2, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, NaOH के साथ ही करवाएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ ही करवाएंगे। लेकिन अब जो यहाँ पर NaOH होगा वो होगा कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये केस बनेगा। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaOH के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते, किसकी, क्लोरीन की। ये क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है जब आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्लोरीन की रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम किसके साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा समझिए, मैं आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए सिखाता हूं, ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर Na है, यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है। तो पहला प्रोडक्ट तो आपको पता चल ही जाना चाहिए, क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पर भी Na है, यहाँ पर भी Cl है, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा। पता चल गया ना कैसे बना, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप ध्यान देखिए। एक पहला प्रोडक्ट तो बन गया NaCl। आइए दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बनाने के लिए सिखाता हूँ, यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट मैं बनाने के लिए आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब समझिए कहीं पर भी अगर OH आ जाए, क्या आ जाए, OH, तो एक प्रोडक्ट आपका वाटर जरूर बनता है, क्या बनता है, वाटर जरूर बनेगा। अगर कहीं पर भी OH आ जाए तो वहाँ पर वाटर जरूर बनता है, तो बहुत बार आपको रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ाया गया। तो OH की वजह से एक पहला प्रोडक्ट और बनेगा, दैट इज वाटर। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ तक तो आराम से दोनों प्रोडक्ट सेम रहेगा, अंतर आता है कहाँ पर, थर्ड प्रोडक्ट में। किसमें आता है, थर्ड प्रोडक्ट, जो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, थर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ओके बच्चा। थर्ड प्रोडक्ट जो होगा, अगर आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया तो यही याद करने वाली बात है। इस सब में याद करने की थोड़ी कुछ बात है, तो अपने आप निकाल लोगे आप। याद करने जो वाली बात है वो, अगर आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया तो यहाँ पर बनता है थर्ड प्रोडक्ट NaClO3, ये बनता है NaClO3 बनता है, जबकि यहाँ पर बनता है NaOCl। यहाँ पर यही अंतर है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है, याद रखने वाली बात है। मतलब यहाँ पे देखिए Na यहाँ पर भी है, Na यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है। अंतर कहाँ है, पता चला कि नहीं चला। अंतर है कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बन जाता है एक्स्ट्रा में, और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन रहता है, बस इतना ही अंतर। तो यहाँ बनेगा NaClO3, यहाँ बनेगा NaClO बनेगा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब आपको पूछता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो जब आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये मैं सिखाऊंगा नहीं, आप खुद निकालोगे। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्लोरीन की, तो ये आएगा आपका +5। कितना आएगा, +5 आएगा, ये आप निकालना। तो यहाँ पर क्लोरीन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है +5। क्लियर हो गया। और इस केस में यहाँ जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होता है आपका +1। क्लियर हो गया। तो आप इसको निकाल के चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन आएगा 4 में वो क्या बनेगा, NaClO2 है, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे भी Cl O2 है, ये भी नहीं बनेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। यहाँ पर NaClO2 है, नहीं बनेगा ना, देखो क्लियर हो रहा है। NaClO2 नहीं बनेगा, NaClO2 नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर NaClO3 है, ये बन सकता है, NaClO3 है, ये बन सकता है। लेकिन अब हमें किस पे जाना है, इसके चार्ज पे। ये जो आप देख रहे हैं +5 और ये +1, ये क्लोरीन का चार्ज है। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा बताओ, इस क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है, ये आएगा आपका +5। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना। ये मैंने आपको पूरे अच्छे समझाया। ये रिएक्शन आप बिल्कुल याद कर लेना, क्लोरीन की रिएक्शन, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे वो कंसंट्रेटेड और हॉट हो या कोल्ड एंड डाइल्यूटेड हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, याद कर लेना इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, अमोनिया को कैसे बनाया जाता है? जो अमोनिया होता है, क्या होता है बच्चा? अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होता है? NH3। और इसको प्रिपेयर्ड करते हैं हम बाय हेबर प्रोसेस। किससे करते हैं हम? बाय हेबर प्रोसेस, ये भी याद कर लेना, बाय हेबर प्रोसेस इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है। क्लियर हो गया? बाय हेबर प्रोसेस, अमोनिया को हेबर प्रोसेस से बनाते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई? कैसे बनाते हैं? तो हम N2 लेते हैं जो गैसेस स्टेट में होता है, प्लस H2 लेते हैं जो गैस स्टेट में रहता है, और क्या बना लेता है ये? 2NH3 बनाता है, और ये भी क्या होता है हमारा? गैस स्टेट में। यहाँ पर 3 बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस स्टेप होता है यहाँ पर हेबर प्रोसेस में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर समझिए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो गैस है ना, ये N2 गैस, ये बिल्कुल इनर्ट गैस होता है। क्या होता है? इनर्ट गैस, किसी से रिएक्शन नहीं करता। आपने देखा ना, चिप्स कुरकुरे में भी N2 नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन करते नहीं, N2 गैस। और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो ये इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, है ना, रिएक्शन करेगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन फॉलो किया जाता है, तब जाके अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, ऐसे नहीं होता है। बट आप इतना समझिए, तो इनर्ट गैस जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सबसे पहले इस दोनों गैस को हम क्या करते हैं? इस दोनों गैस को हम पहले क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, मतलब एक छोटे से कंटेनर के अंदर पैक कर देते हैं। इस छोटे से कंटेनर के अंदर क्या करते हैं? दोनों गैस को हम पैक कर देते हैं। पैक मतलब इसको क्या करते हैं? हम कंप्रेस करते हैं। मतलब अब नाइट्रोजन इनर्ट है तो फ्री रहेगा, किसी से रिएक्शन तो करेगा नहीं। उस सब को एक छोटे से वॉल्यूम में, एक छोटे से कंटेनर के अंदर, मतलब जहाँ पर प्रोसेस में जो कंटेनर यूज करता है वहाँ पर उसको पूरा हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस करके फिल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। क्या होता है यहाँ पर? कंप्रेशन ऑफ गैसेस होता है। मतलब ये हाइड्रोजन गैस और ये नाइट्रोजन गैस को, दोनों गैस को लेकर के इस कंटेनर के अंदर उसको हम क्या करते हैं? पूरा कंप्रेस करके फिक्स कर देते हैं, कंप्रेस करके इसमें इन कर देते हैं हम। ये यहाँ पर इसको नाइट्रोजन डाल दिया और क्या डाल दिया? यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर? कंप्रेशन ऑफ द मिक्सचर गैसेस। मिक्सचर गैस मतलब N2 एंड H2, ये मिक्सचर गैसेस है। तो पहला C होगा फर्स्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर C होगा, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी आप ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ लेना। यहाँ पर B दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो B मतलब पहले, उसके बाद क्या होगा? जब कंप्रेस हो जाएगा तो उसके बाद उस मिक्सचर गैसेस मिक्सचर को हम कैटलिस्ट के ऊपर पास करवाते हैं। कैटलिस्ट के ऊपर आयरन कैटलिस्ट लगा हुआ रहता है इस कंटेनर के अंदर, और उसके ऊपर पास करवाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप आ जाता है। तो उसके बाद B आ जाएगा। तो देख लो इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बना लोगे यहाँ तक कर लोगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस क्या होता है? N2O। ये तो GK/GS का क्वेश्चन है। N2O को क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा N2O। बोलोगे ये तब डाला क्यों सर, इतना इजी क्वेश्चन है? तो ये नाइट्रोजन फैमिली से आता है, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर है, ये नाइट्रोजन फैमिली मेंबर है ना। कौन सा आता है नाइट्रोजन फैमिली मेंबर? ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। याद कैसे कर सकते हो? ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ याद हो गया। अब इसको और ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? ये हो गया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो इस तरह से आप इसके सभी एलिमेंट्स को याद भी कर सकते हैं। ग्रुप 15 जो हमारे ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ये 4 ग्रुप हमारे 12th में पढ़ना था, जो आपके लिए नहीं था इस बार से, ठीक है। तो अब हम इसके जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू। अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।